नमस्कार साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि पिछला जो कैबिनेट बैठक हुई है 3/10/2025 को, और इसमें 129 एजेंटों पर मुहर लगी है, जिसमें एएनएम जीएनएम होंगे। उसमें से कुछ कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी की गई है और जो वैकेंसी पेंडिंग था वो सभी पर स्वीकृति मिल गई है। और काफ़ी सारे विभागों से जो है आवंटन राशि और छात्रवृत्ति अन्य तरह की जो है स्वीकृति मिली है। लेकिन जो उम्मीद थी कर्मचारियों का, जैसे अभी ग्रामीण चिकित्सा पटना गर्दनी बाग में आंदोलन दे रही है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए है। ये बारिश हो रही है, फिर भी ये कर्मचारी जो है अभी डटे हुए हैं। और बहुत सारे एएसबी के कर्मचारी हैं, पुराने वार्ड सचिव, अन्य तरह के बहुत सारे कर्मचारी हैं। उम्मीद लगाए थे कि कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएँगे। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आगामी एक और बैठक होगी? तो देखिए, इसके लेकर अभी कोई ऑफ़िशियल सूचना जारी नहीं किया गया है कि आगामी और एक बैठक होगी। आप लोग को बता दूँ कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग का, और इसमें साफ क्लियर हो जाएँगे कि आगामी जो है आचार संहिता कब लगने जा रही है। अभी कुछ भी घोषणा नहीं किया गया है। जब तक प्रेस नोटिस नहीं आ जाते, तब तक आप आचार संहिता पहले से तय नहीं कर सकते कि 10 अक्टूबर से ही लगेंगे। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग का, और उसमें क्लियर हो जाएँगे कि आगामी जो है आचार संहिता कब लागू होंगे, क्या कुछ होगा। सभी जानकारी आज आपको मिल जाएँगे। और आप लोग को बता दूँ, आगामी यानी कल 7 अक्टूबर 2025 को एक बैठक होने जा रही है, और आगे की जो भी योजना होगी और जो भी इन सब विभाग में कोई फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उन सब पे चर्चा होगी। ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं रख सकते। जो कल बैठक होने जा रही है, आगे की जो योजना होगी वो सब बनाई जाएगी। बाकी आप लोग को बता दूँ, जो बिहार में किसान सलाहकार होंगे, आप लोग को जो है परमानेंट हो जाएँगे। ठीक है? आप अभी संविदा पे है, लेकिन आप लोग को नियुक्ति जो है परमानेंट हो जाएँगे। इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है पेपर कटिंग के माध्यम से। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। बाकी आप लोग जो उम्मीद लगाए हैं कि बिहार कैबिनेट की आगामी और एक बैठक होना चाहिए, तो देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और पटना के सभागार में जो है 7/10/2025 को एक बैठक होने जा रही है। बैठक समाप्त हो जाती है, तब आप उम्मीद रख सकते हैं। और जैसे ही आज कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, तो आचार संहिता को लेकर जो है आज प्रेस नोटिस रिलीज हो जाते हैं। तो आप एक संतुष्टि हो जाएंगे कि आगामी जो आचार संहिता कब से लगने जा रही है। अगर 10 अक्टूबर से आगे डेट बढ़ती है, तो फिर एक बीच में जो है आपको बिहार कैबिनेट की बैठक देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइल हैं अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनको स्वीकृति मिलना था, उनका नहीं मिला है। तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आगामी बिहार कैबिनेट की बैठक एक और होगी। बाकी सबसे पहले हम यहाँ पे जो किसान सलाहकार है, इसके लेकर हम थोड़ा जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद हम जो आगामी कैबिनेट बैठक अगर होगी भी, तो कौन-कौन सी कर्मचारी को लाभ मिलेंगे, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे किसान सलाहकार को लेकर बात कही गई है कि किसान सलाहकार मित्रों को अस्थायी करेंगे शिवराज चौहान। यहाँ पे जानकारी दी गई है पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। और यहाँ पे देखिए, चुनाव से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने किसान सलाहकार को अस्थायी करने का वादा किया है। बापू सभागार में शनिवार को आयोजित किसान सलाहकार उन्मूलीकरण का कार्यक्रम सह वासंतिक कार्यशालाओं में उन्होंने कहा है कि किसान सलाहकार खेत से वैज्ञानिक और वैज्ञानिक और अस्थायी टेम्पोररी नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी परमानेंट करने की जरूरत है। देखिए, शिवराज चौहान जो है केंद्र सरकार से लेकर ही बात कर रही है कि केंद्र सरकार से ही इन लोग की परमानेंट कर दिया जाएगा, जो अभी किसान सलाहकार है। ऐसे सलाहकार मित्रों के संरक्षण का काम हम करेंगे, ये काम टुकड़ों में नहीं हो सकता है। उन्होंने है कि कुछ सरकारों ने उनकी कीमत नहीं समझी है, हमने आपका मूल्य समझी है और आपका मान बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो शिवराज चौहान है, साफ तौर पे कह रहा है कि जो किसान सलाहकार है, उनको अस्थायी हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनकी जो कार्य भूमिका है काफ़ी प्रगतिशील है और काफ़ी अच्छा अनुभव भी है काफ़ी सारे जगहों पे। तो इसी को लेकर ये शिवराज चौहान घोषणा करते हैं कि जो भी अभी किसान सलाहकार है, इनको हम परमानेंट करेंगे। बाकी ये पेपर कटिंग है, अभी आप लोग उम्मीद नहीं लगा सकते जब तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आ जाती है। बाकी शिवराज चौहान का ये कहना है। अगर आज जो है ये घोषणा करते, तो आने वाले समय में ये लागू भी होंगे, इसलिए आप लोग इंतज़ार कर लेंगे। बाकी देखिए, बिहार कैबिनेट महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग अन्य तरह के जो कर्मचारी हैं, वो उम्मीद लगा लेते हैं कि कैबिनेट से कुछ मंजूरी मिल जाएँगे। तो 100% आप लोग को मंजूरी होंगे, क्योंकि अभी ग्रामीण चिकित्सक सहित पुराने वार्ड सचिव, एएसबी अन्य तरह के बहुत सारे कर्मचारी को आश्वासन मिला था। और जो अभी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी कार्यरत थे, मंगल पांडे के द्वारा भी आश्वासन मिला था। तो कहीं न कहीं एक कैबिनेट और होना चाहिए, जो आगामी कैबिनेट होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग फाइल है जो अभी ग्रामीण चिकित्सक, अन्य तरह के बहुत सारे कर्मचारी सरकार से लड़ने का काम कर रही है, तो उन लोग की माँगे पे जो है विचार जो भी होगी, तो या खुद ट्विटर हैंडल से कर दे या नीतीश कुमार या आगे कैबिनेट से स्वीकृति आप लोग को मिल जाना चाहिए। तो एक उम्मीद होती है कि आगामी एक और बैठक होगी। आप इंतज़ार कर सकते हैं, 10 अक्टूबर से पहले जो भी होगा वो हो जाएँगे। लेकिन एक उम्मीद है, अगर बिहार कैबिनेट की बैठक हो जाती तो काफ़ी बेहतर होता, जो अभी छूटे हुए कर्मचारी हैं। बाकी आगे आप लोग समझ लेंगे कौन-कौन से अभी कर्मचारी संघर्ष जारी किए हुए हैं, पटना गर्दनीबाग से लेकर के और ज़मीनी स्तर पे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे इस लिस्ट के बारे में हालाँकि चर्चा पहले ही कर दी है, दोबारा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी का कहना होता है कि बहुत सारे जो कर्मचारी इसमें सैलरी जो बढ़ोतरी हो गया है, तो उन सब की चर्चा नहीं करें तो बेहतर होगा। तो हम उन लोग का नहीं ही करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुराने जो वार्ड सचिव है, 1,14,000 कर्मचारी अभी पुराने वार्ड सचिव बिहार में कार्यरत है, और ये कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर से लेकर के बिहार सरकार तक अपनी बात रखने का काम किए हैं। लेकिन अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा लेटर या आश्वासन नहीं मिला है कि पुराने वार्ड सचिव को कोई काम मिल जाएँगे। स्वयं सेवक काफ़ी दिन से लंबा संघर्ष कर रहे हैं, और पटना गर्दनीबाग और मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया, आश्वासन मिला है कि जो स्वयं सेवक है, इन लोग को बहुत जल्दी जो है काम पे लौटेंगे हैं। बाकी और भी ग्रामीण चिकित्सक है, यहाँ पे देखिए सेवा समायोजन को लेकर के अभी पटना गर्दनीबाग में ये धरना प्रदर्शन दे रही है। अन्य तरह के बहुत सारे कर्मचारी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पुराने वार्ड सचिव है, एएनएम कर्मचारी का कुछ प्रतिशत जो है सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। और भी कर्मचारी है, बेल्टफोन के कर्मचारी उर्मिला है, और अन्य तरह के मद्यनिषेध में एमटीएस कर्मचारी, ग्रामीण चिकित्सक, जीविका केडर, चौकीदार दफादार और ग्रामीण कचहरी के नियमित, ग्रामीण आवास सहायक, बिजली विभाग के पीएचडी ऑपरेटर, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी हैं, जैसे अभी कार्यपालक सहायक है। कार्यपालक सहायक को आश्वासन मिला था कि आप लोग की सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी एक और बैठक होगी कैबिनेट का। तो एक कैबिनेट की चाह आप लोग रख सकते हैं आगामी। बाकी आज 4 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, तो आप लोग को आगे जानकारी मिल जाएँगी कि आचार संहिता कब से लगने जा रही है बिहार में। ठीक है? अगर 10 अक्टूबर से अगर डेट निर्धारित हो जाती है, तो 10 अक्टूबर से पहले बिहार कैबिनेट का भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और जैसे ही आप उम्मीद करेंगे तो ऑफ़िशियल कल या परसों तक में मतलब ऑफ़िशियल नोटिस भी रिलीज़ हो जाएँगे 10 अक्टूबर से पहले। ठीक है? क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर उस बीच में कैबिनेट करना संभव नहीं होता है। बाकी जैसे आचार संहिता लागू होती है, तो कर्मचारी, अन्य तरह के जो पब्लिक और आम आदमी है, तो कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पे समझ लेंगे शॉर्ट नोटिस के बारे में। जैसे यहाँ पे देखेंगे, आचार संहिता लागू होती है, तो कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, जो अभी कर्मचारी और आम पब्लिक जो भी होंगे। आचार संहिता चुनाव की घोषणा प्रेस नोटिस होने के साथ ही लागू होती है। प्रेस नोटिस जारी होंगे तो ये लागू हो जाएँगे, ठीक है? अभी आप एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि 10 अक्टूबर से, जैसे आप ऑफ़िशियल कहीं पे देखे होंगे और न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि 10 अक्टूबर की बात कही जा रही है आचार संहिता। लेकिन जब तक प्रेस नोटिस रिलीज़ नहीं हो जाएँगे, तब आप इसे नहीं मान सकते हैं। बाकी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, उसके बाद प्रेस नोटिस भी जारी हो जाएँगे। आचार संहिता का पालन करना सरकारी कर्मी, अन्य जो भी कर्मचारी है, पुलिसकर्मी, केंद्र सरकार और सरकार के मंत्री, राजनीतिक पार्टी, सभी प्रकार के अभियाचु इत्यादि को पालन करना होता है। और आचार संहिता का अनुपालन सभी संबंधित को चुनाव की घोषणा के समय से प्रारंभ होकर चुनाव की प्रक्रिया समाप्ति तक करना अनिवार्य है। आचार संहिता के अनुसार नामांकन में रिटर्निंग पदाधिकारी के कैंपस में 100 मीटर के दायरे में प्रत्येक अभ्यर्थी केवल 3 वाहन ला सकते हैं। आचार संहिता के अनुसार रिटर्निंग पदाधिकारी के कार्यालय में केवल 5 व्यक्ति उम्मीदवार सहित जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नियम और दी गई है जानकारी, समझिए। आचार संहिता के अनुसार प्रचार कार्य में बिना अनुमति का कोई वाहन नहीं चलेगी। अनुमति वाले वाहन के शीशा पर मूल अनुमति सटा हुआ रहेगा, जिस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि लिखा हुआ रहेगा। साथ ही यदि ध्वनि विस्तारित यंत्र के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इस रूल को आप लोग समझिएगा, सभी के लिए अनिवार्य है। आचार संहिता में बिना अनुमति किसी भी वाहन पर झंडा, पोस्टर इत्यादि प्रचार का कोई संकेत नहीं रहेगा। प्रचार कार्य में यात्री वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय राजनीतिक दल 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। स्टार प्रचारक को व्यक्तिगत नाम से पास जारी किया जाता है, इसलिए स्टार प्रचारक जिस वाहन पर बैठेंगे उसे वाहन का उनका अनुमति प्राप्त वाहन माना जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्री सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्री अपने घर में अपने सरकारी कार्यालय तक सरकारी वाहन से जा सकते हैं, किंतु रास्ते में कोई भी चुनावी गतिविधियां में शामिल नहीं होंगे।
संपत्ति विरूपण अधिनियम का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। चुनाव घोषणा के 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालय में पोस्टर बैनर हटा दिए जाएंगे और 48 घंटे में सभी लोक स्थानों में सभी प्रकार के विरूपण हटा दिए जाएंगे और 72 घंटे में सभी निजी स्थानों से निरूपण हटा दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ जानकारी दी गई है, चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है तो उसके बाद आप जो है कोई भी प्रचार नहीं कर सकते और कहीं पर कोई अपना पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। अन्य तरह की यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि आचार संहिता में क्या-क्या मतलब कानून को फॉलो करना होता है। मकान मालिक की अनुमति से एक झंडा या पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन 3 दिनों के अंदर सहमति पत्र के संबंध में चुनाव आयोग के पदाधिकारी को सूचित करना होगा। और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, सरकारी बिजली का खंभा इत्यादि पर कोई भी राजनीतिक दल या झंडा पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उस बीच में कहीं पे कोई पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। कोई भी बैनर सड़क या रास्ता के आर-पार नहीं लगा सकते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगा सकते हैं। वाहन का काफिला में 10 से ज़्यादा वाहन नहीं चलेंगे। पोस्टर बैनर पर मुद्रा का नाम एवं संख्या अंकित रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। किसी भी प्रकार का नया शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकारी कर्मी जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं, किसी भी पार्टी के पदधारक मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, किंतु सरकारी कार्य में कार्यालय में मुलाकात पर रोक नहीं है। लाइसेंस का काल मतदान समाप्ति का 48 घंटा पूर्व लागू हो जाता है। लाइसेंस काल में प्रचार प्रसार बंद हो जाएगी। साइलेंट का काल प्रारंभ होने के बाद क्षेत्र मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकती है। चुनाव के दिन एक उम्मीदवार को 3 वाहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति वाले एक वाहन में चुनाव के दिन चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। चुनाव प्रचार में लगे वीडियो वैन की अनुमति मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय से दिया जाता है। अन्य तरह के यहाँ पे आदेश जारी की गई है। आप इसे अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। जो अभी कोई भी सरकारी कार्यालय या कहीं पे काम करते हैं तो कौन-कौन से नियम को पालन करनी है आचार संहिता में। बाकी ये सभी नियम को हम अपने व्हाट्सएप पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम सभी ये पोस्टर को अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। उम्मीद तो है एक कैबिनेट होना चाहिए आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो उम्मीद लगा है तो वो सभी पे स्वीकृति मिलना अभी तय है। तो एक कैबिनेट होना ज़रूरी है आगे, आप इंतज़ार कर लेंगे। धन्यवाद।